नमस्कार साथियों, मैं आदित्य कासनिया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल AK स्टडी पॉइंट 77 में। तो हमने जो है नाउन पढ़े थे, नाउन वो हमने पढ़ लिए थे और उसके बाद में हमने प्रोनाउन का जो पार्ट 1 है वो पढ़ा था, जिसके अंदर हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। और आज हम जो आगे के और टाइप्स है उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जो प्रोनाउन का आज पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कई पार्ट पढ़ेंगे प्रोनाउन के। तो जो हमारा पहला प्रोनाउन है जो हम आज पढ़ेंगे वो है इनडेफिनिट प्रोनाउन। कौन सा है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन में होता क्या है? तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस दे नॉट शोज डेफिनेट पर्सन, प्लेस, थिंग और क्वांटिटी आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो कि ये नहीं दर्शाते, क्या नहीं दर्शाते कि कितने पर्सन यानी कि कितने लोग हैं, यानी कि कौन सी जगह है, कौन सी चीज़ और कितनी क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, ये सभी चीज़ें जो है इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है नहीं दर्शाते हैं। मतलब इनके अंदर कोई भी चीज़ जो है डेफिनेट नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लें तो हम ईच, प्रत्येक, हमें नहीं पता कौन कौन सी चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं, पर प्रत्येक है, हर एक है। इसी प्रकार से एवरी, एनी, एनीथिंग, मैनी, सम एटसेट्रा, ये सभी के सभी किसके अंदर आ जाते हैं? तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस के अंदर ये आ जाते हैं। अब इनके हम कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण देख लेते हैं। तो पहला है देयर आर सम बॉयज़ इन द स्कूल। तो सम क्या है? कुछ। अब ये सेंटेंस कह रहा है कि स्कूल के अंदर कितने बॉयज़ हैं? कुछ लड़के हैं। स्कूल के अंदर क्या है? कुछ लड़के हैं। अब कुछ लड़के हैं, हमें ऐसे नहीं पता कि कितने लड़के हैं, लेकिन कुछ लड़के हैं, ठीक है। तो अब हमें ये क्वांटिटी को नहीं दर्शा रहा, ये नहीं दर्शा रहा कि कितनी जो है क्वांटिटी है और कितनी मात्रा में जो है लोग यहाँ पर है, कितनी उनकी संख्या है, ये नहीं बता रहा है। इसलिए ये क्या होगा? सम क्या होगा इसके अंदर? तो ये होगा इनडेफिनेट प्रोनाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन। फिर अगला एग्जाम्पल है मैनी पीपल सेड दैट देयर इज़ अ लायन। कि मैनी पीपल, बहुत सारे लोग जो है कहते हैं कि वहाँ पर एक शेर है, वहाँ पर एक लायन है। तो मैनी क्या होगा इसके अंदर? मैनी होगा एक इनडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि वहाँ पर एक लायन है या फिर एक शेर है। तो अब मैनी पीपल यानी कि बहुत सारे आदमियों ने कहा है, तो हमें उनकी संख्या का नहीं पता, उनके बारे में हमें डेफिनेट नहीं पता। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसके बाद में सम मंकीज केम टू द विलेज। कुछ बंदर जो है गांव में आए। तो अब कुछ बंदर आए, ठीक है। कितने बंदर आए? कुछ बंदर आए। तो कुछ क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट प्रोनाउन, यानी कि सम क्या हो जाएगा? इनडेफिनेट प्रोनाउन। अब हमें संख्या नहीं दी गई है कि कितने मंकी है आए हैं, हमें ये बताया गया है कि कुछ मंकी आए हैं। तो जिन शब्दों से हमें ऐसे पता नहीं चलता कि कोई चीज़ डेफिनेट है या नहीं है, ऐसे प्रोनाउंस को हम क्या कहते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। अब हमारा लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। ईच पेन इज़ माइन विच इज़ इन द बॉक्स। वह प्रत्येक पेन मेरा है जो कि उस डब्बे में है, ठीक है। तो ईच का मतलब होता है प्रत्येक, और ईच क्या है? प्रत्येक को दर्शा रहा है, यानी कि प्रत्येक पेन मेरा है, प्रत्येक पेन मेरा है। अब ऐसे पता नहीं कि कितने पेन है उस डब्बे के अंदर, लेकिन उस डब्बे के अंदर जितने भी पेन है ना वो मेरे हैं। ईच पेन इज़ माइन विच इज़ इन द बॉक्स। तो ईच क्या हो गया? ईच हो गया इनडेफिनेट प्रोनाउन। ईच क्या हो गया? इनडेफिनेट प्रोनाउन। और यहाँ पर एक प्रोनाउन और भी है, एक प्रोनाउन और भी है। क्या है? जो हमने पढ़ा था, क्या है? माइन। माइन क्या है? एक पोसेसिव प्रोनाउन है। क्या है? एक पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। पोसेसिव होता है जो अधिकार को दर्शाता है। ये आई का पोसेसिव केस में यूज़ होने वाला प्रोनाउन है। ये एक पोसेसिव प्रोनाउन है माइन, जो कि अपना हक जताता है, अपना हक जो है दर्शाता है।
तो आइए अब हम जो हमारा अगला टाइप है प्रोनाउन का उसको अब हम पढ़ लेते हैं। तो वो हमारा जो अगला जो टाइप है प्रोनाउन का वो कौन सा है, तो वो है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से ही पता चल रहा है ये कुछ रिलेट करता है, यानी कि किन्हीं दो या ज़्यादा चीज़ों के बीच एक रिलेशन बांधता है। क्या बांधता है? एक रिलेशन बांधता है विच रिलेट्स टू और मोर थिंग, जो कई चीज़ों को रिलेट करता है, ऐसा प्रोनाउन होता है। विच जॉइंस टू फ्रेजेस और सेंटेंसेस। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो दो फ्रेज या फिर दो सेंटेंसेस को जो है आपस में जोड़ देता है। जैसे एग्जाम्पल में है हु, दैट, विच और एटसेट्रा, और भी बहुत सारे जो है इसके अंदर होते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है देख लेते हैं। अ मैन एक फ्रेज हो गया, विन द मैच इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। ठीक है, ये दो फ्रेजेस है। ठीक है, इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? हु जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? हु जोड़ रहा है। यहाँ पर हु आ गया तो मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि ये बीच के अंदर आया हुआ है और ये इन दोनों को जोड़ने का जो है काम कर रहा है। ठीक है, तो ए मैन हु विन द मैच इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड। आदमी जो कि, किसकी आवाज़ निकल रही है? जो कि मैच जीता था वो ग्राउंड के अंदर खेल रहा है। अगला एग्जाम्पल, राम सेड टू श्याम दैट ही गो टू मुंबई टुमारो। कि राम ने जो है श्याम से कहा कि वह जो है मुंबई जा रहा है। कब? कल जा रहा है, टुमारो। ठीक है, तो अब इसके अंदर राम सेड टू श्याम ये एक फ्रेज है, ही गो टू मुंबई टुमारो ये एक सेंटेंस है। अब इन दोनों को ये जो दैट है ये जोड़ रहा है, और जो जोड़ने का काम करता है वो क्या होता है? वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। नीचे, ए बॉय विच लाइक्स चॉकलेट्स इज गोइंग टू द स्टोर। एक लड़का जो कि पसंद करता है किनको? चॉकलेट्स को, इज़ गोइंग टू द स्टोर, वो स्टोर में जा रहा है या फिर दुकान के अंदर जो है वो जा रहा है। तो इसके अंदर क्या है? अ बॉय और लाइक्स चॉकलेट इज़ गोइंग टू द स्टोर। इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? विच जो है जोड़ रहा है। तो विच क्या है यहाँ पर? विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये रिलेट कर रहा है, कोई रिलेशनशिप बांध रहा है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या होगा ये? रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये था हमारा अगला टाइप। अब डिस्कस करते हैं हम हमारा अगला टाइप जो है उसको। तो अब हम देखते हैं हमारा अगला जो पार्ट है प्रोनाउन का, जो अगला जो टाइप है प्रोनाउन का उसको अब हम देखते हैं। तो उसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या नाम है उसका? उसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और आपने अगर प्रोनाउन का पार्ट फर्स्ट जो था, वो जो वीडियो थी, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मौजूद है, और उसको आप पढ़ोगे तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो व्हाट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन? शोज़ और इंडिकेट्स समथिंग। किसी भी चीज़ को जो है दर्शाते हैं, किसी भी चीज़ को दर्शाते हैं ये, और ये भी बताते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या फिर थिंग कितनी दूर है, पास है या दूर है। ठीक है, ऐसे बताते हैं कि पास है या दूर है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज, एटसेट्रा। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं कि कोई चीज़ को दर्शाते हैं, कोई चीज़ को इंडिकेट करते हैं, और इसके जो मेन जो टाइप्स है, जो मेन जो इसके जो एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए आपको, दिस, दैट, दिस, दोज, और ये चार ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो चार है ना, इसमें से ही लगभग क्वेश्चन जो है बनते हैं यहाँ से। तो हम इन चारों के ऊपर ही डिस्कस करेंगे, जो है दिस, दैट, दिस और दोस। अब सबसे पहले मैं बता दूं, जो दिस और दैट है ना, ये इंडिकेट करता है सिंगुलर चीज़ों को। किसको? सिंगुलर चीज़ों को कौन इंडिकेट करता है? तो सिंगुलर चीज़ों को इंडिकेट करता है दिस या फिर दैट, दिस या फिर दैट।
और जो प्लूरल चीज़ें होती हैं उनको इंडिकेट करते हैं दिस और दोज, दिस और दोज। तो प्लूरल जो चीज़ें होती है, जो प्लूरल होती है, उनको कौन इंडिकेट करता है? तो दिस और दोज। अब इनके बारे में हम जानते हैं कि किस तरह से ये इंडिकेट करते हैं। तो दिस इंडिकेट करता है पास की एक वस्तु। किसको? पास की एक वस्तु को जो है ये इंडिकेट करता है। किसको? पास की एक वस्तु को। मान लीजिए कोई चीज़ मेरे बिल्कुल पास में है और उसकी संख्या 1 है। उसकी संख्या कितनी है? 1 है। तो मैं उसको दर्शाने के लिए दिस का यूज़ करूँगा। मान लीजिए कि मेरे बिल्कुल पास मान लीजिए मेरे कोई पेन पड़ा है, तो मैं क्या कहूँगा? दिस पेन, यह पेन। ठीक है, क्या निकलेगी दिस की आवाज़? यह। और यह पेन इज़ माइन, यह पेन मेरा है। यह पेन मेरा है, वह पेन मेरा नहीं है, यह पेन मेरा है। तो इस पेन को इंडिकेट किया है दिस वर्ड ने। किसने इंडिकेट किया है पेन को? तो दिस ने इंडिकेट किया है, यह शब्द ने किया है कि यह पेन मेरा है, वह पेन मेरा नहीं है, यह पेन मेरा है। दिस पेन इज माइन। फिर बात आती है दैट की। तो दैट होता है यूज़ किसके लिए? सिंगुलर चीज़ों के लिए जो दूर होती है, सिंगुलर एंड फार, जो दूर होती है और सिंगुलर होती है। ठीक है, मान लीजिए मेरे से बिल्कुल बहुत ज़्यादा दूर पे एक पेन जो है रखा हुआ है, तब मैं क्या कहूँगा कि दैट पेन इज़ माइन, कि वह जो पेन है वो मेरा है। दैट पेन इज़ माइन। दैट किसको इंडिकेट करता है? तो दूर रखी एक वचन चीज़ को या फिर दूर रखी हुई सिंगुलर चीज़ को कौन इंडिकेट करता है? तो वो दैट जो है इंडिकेट करता है। जैसे दैट पेन इज़ माइन, या फिर दैट ग्लास इज़ ब्यूटीफुल, कि वह जो गिलास है वो सुंदर है, वह जो गिलास जो है सुंदर है। दैट ग्लास इज़ ब्यूटीफुल। मान लीजिए कोई गिलास दूर पड़ा है मुझसे और वो मुझे सुंदर लग रहा है, तो मैं क्या कहूँगा? दैट ग्लास इज़ ब्यूटीफुल। वह पेन वह जो गिलास है वो कैसा है? तो वह ब्यूटीफुल है, वह सुंदर है। और हम दैट पेन इज़ माइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज़ माइन पेन। इनके अंदर फ़र्क ये होता है कि यह पेन मेरा है। दैट पेन इज़ माइन का मतलब होता है यह पेन मेरा है, वह मेरा नहीं है। ठीक है, और दैट इज़ माई पेन का मतलब होता है मेरा पेन यह है, मेरा पेन यह है। ठीक है, और इसका मतलब निकल जाएगा यह पेन मेरा है। इसी तरह से दिस इज़ माई पेन या फिर दिस पेन इज़ माइन, ये दिस के एग्जाम्पल है। और अब बात करते हैं हम दीज और दोज की। किसकी बात करते हैं? दीज और दोज की। तो दीज यूज़ होता है किसके लिए? दूर। मान लीजिए कोई पास में चीज़ है, कोई पास में चीज़ है और वो प्लूरल है। कोई पास में चीज़ है और वो प्लूरल है, वो कौन इंडिकेट करेगा? तो वो इंडिकेट करेगा दीज। मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारे पेन जो है यहाँ मेरे बिल्कुल पास में पड़े हैं, तो मैं क्या कहूँगा कि दीज पेन आर माइन, यह पेन मेरे हैं। या फिर दीज आर काउज। मान लीजिए यहाँ पर गाय बैठी है कहीं और मैं जाता हूँ और वो मेरे पास में बिल्कुल, तो मैं क्या कहूँगा? दीज आर काउज, यह गाय हैं। ठीक है, इस प्रकार से किसका यूज़ होता है? दीज का जो है यूज़ होता है। दीज पेन इज़ माइन या फिर दीज पेन आर माइन जो है सही सेंटेंस है। क्या? दीज पेन आर माइन। यहाँ पर आर लगेगा क्योंकि दीज जो है हमेशा प्लूरल के लिए यूज़ होता है और प्लूरल के लिए आर जो है हमेशा यूज़ होता है। तो इसी के साथ हमने दीज का भी यूज़ जो है देख लिया है। अब देखते हैं हम यूज़, देखते हैं हम दोज का। तो दोज जो है यूज़ होता है दूर रखी हुई एक से अधिक वस्तुओं के लिए। यानी कि कोई चीज़ दूर है मेरे से और वो एक से ज़्यादा है, तो मैं उसके लिए क्या कहूँगा? दोज। कि दोज आर बॉयज़। वहाँ कुछ लड़के खड़े हैं मान लीजिए,
अब 4-5 तो मैं उनके लिए क्या कहूँगा, दोज आर बॉयज़, वह लड़के हैं, ठीक है। वह एक से ज़्यादा होंगे तभी मैं दोज लगाऊंगा, नहीं तो मैं दैट लगाऊंगा, दैट इज़ बॉय। एक ही लड़का है तो क्या कहेंगे, दैट इज़ बॉय, और ज़्यादा है क्या कहेंगे, दोज आर बॉयज़। इसी तरह दोज पेन आर माइन भी हम कह सकते हैं। मान लीजिए दूर हमारे से बहुत सारे पेन जो है रखे हुए हैं, तो हम उनको क्या कहेंगे, दोज पेन आर माइन, की वह सारे पेन जो है मेरे हैं। इसके और एग्जांपल है, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। मान लीजिए बहुत मेरे से दूर जो है फूल पड़े हैं और वो मुझे सुंदर लगते हैं, तो मैं क्या कहूँगा, दोज फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, वह जो फूल है वो क्या है, ब्यूटीफुल है। इसी के साथ हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है कंप्लीट कर लिया है। यह किसी चीज़ को शो करता है या फिर इंडिकेट जो है करता है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे जो नेक्स्ट प्रोनाउन है उसकी तरफ। और जो हमारा जो अगला जो टॉपिक है, अगला जो हमारा जो टाइप है प्रोनाउन का, वो कौन सा है, तो वो है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछा गया होता है, कोई क्वेश्चन जो है वो पूछा गया होता है, ठीक है, दैट आस्क क्वेश्चंस। ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड्स या फिर ऐसे प्रोनाउंस जो कि क्वेश्चन पूछने के काम आते हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए मदद करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये हर बार इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होंगे। मान लीजिए आपको कह दे कि द मैन हु गोज़ टू स्कूल। अब इसके अंदर हु आ गया ना, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब जरूरी नहीं है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आएगा तभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके लिए पीछे क्वेश्चन मार्क लगा होगा और प्रश्नवाचकता का बोध होगा, यानी कि इंट्रोगेटिव का जो साइन होता है वो लगा होगा लास्ट में, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा गया होगा। हर बार क्वेश्चन नहीं पूछा होता। जब ये वर्ड्स आते हैं, कई बार ये बिना क्वेश्चन के भी ये वर्ड्स आ जाते हैं, और उस समय जो है हम इनको इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में नहीं डालते। मान लीजिए आपको ये सेंटेंस दे दे और कहे इसमें कौन सा प्रोनाउन है, तो आप ये मत बताइएगा कि ये इंट्रोगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। ये कौन सा प्रोनाउन है, ये है रिलेटिव प्रोनाउन। ये कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, ठीक है, जो कि रिलेट करता है दो फ्रेजेस या फिर दो सेंटेंसेस को। और जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए होते हैं, तभी वो प्रोनाउन जो है क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा, वरना वो क्या हो जाए, रिलेटिव प्रोनाउन या फिर कोई दूसरा प्रोनाउन भी वो है हो सकता है, अगर उस समय क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है, उस समय क्वेश्चन जो है ना पूछा गया हो, उस समय जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं होगा, चाहे वो एक इंट्रोगेटिव वर्ड क्यों ना हो। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमसे क्वेश्चन पूछने में मदद करते हैं। कौन कौन से होते हैं, व्हाट, हु, हाउ एंड पूरी की पूरी WH फैमिली। अब WH फैमिली क्या होती है, हाउ के समेत जो जितने भी WH से शुरू होने वाले वर्ड हैं, जैसे हु, व्हाट, वेयर, और ये सभी के सभी वर्ड किसके अंदर आते हैं, तो ये सभी के सभी वर्ड WH फैमिली के अंदर आते हैं, जो कि क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म हो जाने के बाद हम कभी कोई क्लास के अंदर इनको हम डिटेल के अंदर जो है पढ़ा देंगे। अभी हम जो हमारे प्रोनाउन जो है उनको पढ़ते हैं। इसका जो एग्जाम्पल जो है वो है व्हाट इज़ योर नेम। अब व्हाट क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, और इसकी जगह आप नाउन का यूज़ कर देंगे। नाउन की जगह आया है, ये कौन सी नाउन की जगह आया, आपके नाम की जगह है। आपका नाम क्या है, एक नाउन है, तो आपका नाम मान लीजिए यहाँ पर लिख दीजिए कि राम इज़ योर नेम। आपका नाम क्या है, राम है, तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक प्रॉपर जो है सेंटेंस बन जाएगी जिसके अंदर क्वेश्चन नहीं रहेगा। और इसी राम की जगह पे, इसी नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन रख देंगे व्हाट,
तब क्या बन जाएगा, ये एक क्वेश्चन बन जाएगा और ये प्रोनाउन बन जाएगा, ठीक है। और व्हाट इज़ योर नेम, ये एक उदाहरण है किसका, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का। तो व्हाट यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसमें हाउ, इसमें वेयर, इसमें विच, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, प्रोनाउन है। हाउ यू कैन डू इट, आप इसे कैसे कर सकते हैं, तो इसके अंदर हाउ आएगा। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हैं, तो यहाँ पर कहाँ मतलब वेयर, वेयर क्या आएगा, इसके अंदर प्रोनाउन जो है आएगा। और इसके अंदर विच आएगा, विच इज़ योर कंट्री, आपका देश जो है कौन सा है। इस प्रकार से हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है भी पूरे कर दिए हैं। इसके साथ हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो प्रोनाउन है उसकी तरफ। तो हमारा जो अगला जो टाइप है प्रोनाउन का, जो हमारा जो अगला टाइप है प्रोनाउन का, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इस जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, वर्क को डाल दिया जाता है कर्ता के ऊपर, यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर वर्क को जो है पूरी तरह से डाल दिया जाता है कि उसे को खुद को करना है। इसमें खुद आता ही आता है, इसमें खुद आता ही आता है, या फिर समय जो है आता ही आता है, ठीक है। इट शोज द एक्शन इज डन बाय सब्जेक्ट बाय इट सेल्फ, कि जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस के अंदर, जो करता होता है, जो कि काम को करता है, उसके ऊपर क्या किया जाता है, काम जो है छोड़ दिया जाता है। उसके ऊपर क्या किया जाता है कि तुम ये काम करो। उसके अंदर सब्जेक्ट खुद से काम करता है, क्या करता है, खुद से काम करता है। और खुद से काम करने के लिए क्या होगा, खुद का मतलब होता है सेल्फ। अब इसकी हिंट दे रखी है, सेल्फ या फिर सेल्व्स। सेल्व्स होगा प्लूरल, सेल्व्स होगा क्या होगा, प्लूरल, और सेल्फ होगा सिंगुलर। सिंगुलर के लिए सेल्फ और प्लूरल के लिए सेल्फ जो है आएगा। और इसके अंदर सेल्फ या सेल्व्स आएगा ही आएगा, सेल्व्स और सेल्व्स जो है आएगा ही आएगा किसके अंदर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर। और ये भी मत सोच लेना कि ये सेल्फ या सेल्व्स आएगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही संभव हो पाएगा, ये मत सोच लेना। सेल्फ और सेल्व्स जब आ जाएगा, तब जब सेल्फ और सेल्व्स आता है तब अकेला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं बनता, तब क्या बनता है साथ में, तब जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है, जो इम्फेटिक प्रोनाउन होता है उसके भी सभी वर्ड्स के अंदर, सारे इम्फेटिक जितने भी प्रोनाउन हैं उनके अंदर भी सेल्फ या फिर सेल्व्स का उपयोग होता है, मतलब सेल्फ और सेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर भी आएंगे और इम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर भी आएंगे। और इनके अंदर क्या डिफरेंस है, कैसे पहचाने कि ये इम्फेटिक प्रोनाउन है या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनको पहचानने का तरीका है वो भी मैं आप सभी को जो है बताऊंगा, आपको शेयर करूंगा। इसमें क्या होता है, कोई भी सब्जेक्ट के पीछे जो है सेल्फ या सेल्फ जो है जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से ये है सब्जेक्टिव केस। अगर आपको सब्जेक्टिव केस या इधर जितने भी मैंने प्रोनाउन लिख रखे हैं ये और दे, इन सभी प्रोनाउंस के बारे में जानना है तो हमारा जो पार्ट 1 था प्रोनाउन का वो जाके आप देख सकते हैं, उसके अंदर ये सभी चीज़ें जो है दी गई है डिटेल्ड में, आप वहाँ से जो है इनको पढ़ सकते हैं। तो आई का मतलब क्या होता, आई का मतलब होता है मैं, और आई का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है वो होता है माई सेल्फ। अगर मैं कहूँ मैं खुद से करूँगा, अगर मैं कहूँ मैं खुद से करूँगा, ठीक है, मैं क्या हूँ, आई हूँ और मैं कह दिया मैं खुद से करूँगा तो मैं क्या कहूँगा, माई सेल्फ, ठीक है। और हम खुद से करेंगे तो उसके लिए आवर सेल्फ, वी क्या होता है, हम होता है, और हम खुद से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आवर सेल्व्स। और आवर सेल्व्स के पीछे सेल्व्स लग गया तो ये क्या हो गया, एक प्लूरल प्रोनाउन हो गया। ये प्लूरल के लिए यूज़ होगा, किसके लिए, प्लूरल वर्ड्स के लिए यूज़ होगा। और माई सेल्फ किसके लिए प्रयोग होगा, तो वो सिंगुलर के लिए। और जिनके पीछे सेल्फ लगेगा वो प्लूरल के लिए, जिनके पीछे सेल्व्स लगेगा वो जो है
प्लूरल के लिए यूज़ होंगे और सेल्फ वाले सिंगुलर के लिए। इसके बाद आता है यू। यू का होता है योर सेल्फ और यू का योर सेल्व्स भी होता है, क्योंकि मैं अगर आप सभी लोगों से बात करूं तो भी मैं आप ही कहूँगा कि आप लोग, और मैं आप में से किसी एक के साथ बात करूं तो भी मैं आप कह के ही बुलाऊंगा, ठीक है, यानी कि यू कह के ही बुलाऊंगा, यानी कि प्लूरल के लिए भी यू और सिंगुलर के लिए भी यू। उसी तरह से अगर मैं कहूं कि आपको खुद से करना है, आपको खुद से करना है, आप एक हो और मैं कहूँ आपको खुद से करना है, तो मैं क्या कहूँगा, यू वांट टू डू इट यूर सेल्फ। आप इसे जो है करना चाहते हैं खुद के द्वारा, आप इसे खुद के द्वारा जो है करना चाहते हैं, ऐसा अगर मैं कहूँ तो मैं कहूँगा यू वांट टू डू इट सेल्फ। और अगर मैं यूर सेल्व्स कहूँगा तो आप अगर एक से दो से ज़्यादा है या फिर दो है लोग हैं तो मैं आपके लिए क्या यूज़ करूँगा, यूर सेल्व्स, कि आप सभी को ये करना चाहिए, तो मैं यूर सेल्व्स का प्रयोग करके जो है आपको कहूँगा। ही का होगा हिमसेल्फ, शी का हो गया हर सेल्फ, इट का हो गया इट सेल्फ और दे का हो गया देम सेल्व्स। तो ये सभी हमने जान लिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो है हम देखेंगे, अब इसके जो है कुछ एग्जाम्पल्स जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं अब हम उनको जो है करते हैं। तो ये जो इनके एग्जाम्पल है, ये करने के बाद हम इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में जानेंगे और इसके बाद इम्फेटिक प्रोनाउन के कुछ एग्जाम्पल देखने के बाद लास्ट में हम देखेंगे कि इम्फेटिक प्रोनाउन और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों के अंदर ऐसा क्या डिफरेंस होता है जिसकी वजह से ये होते हैं अलग अलग, लेकिन इसमें वर्ड्स जो है सेम टू सेम जो है वही आते हैं। जितने वर्ड्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आते हैं उतने ही इम्फेटिक प्रोनाउन में आते हैं और वे सभी ही इम्फेटिक प्रोनाउन में आते हैं। और अब हम देखेंगे कि इनके अंदर फ़र्क जो है क्या होता है, तो इनके अंदर का फ़र्क जो है हम जानेंगे अभी। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल हो गए, आई डू इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद से किया है, मैंने ये खुद से किया है। इसके अंदर ये बताते हैं कि सब्जेक्ट ने खुद से काम किया है कि आई डू इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद से किया है। शी वर्क्स हर सेल्फ, वो अपने आप काम करती है, ना कि उसका काम कोई और करता है। वह अपने आप जो है अपना काम जो है खुद करती है, ना कि कोई और करता है। ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने खुद को ही चोट मार ली, उसने खुद को ही जो है खुद से ही चोट मार ली, यानी कि उसने खुद से ही मार ली, अपने आप से ही कुछ किया है, उसने खुद से ही किसी ने कुछ किया है। वो किसके अंदर आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर या फिर इम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर। अब हमने इसके एग्जाम्पल्स जो है देख लिए हैं, अब हम इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में जानते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन अगर लिखें तो एम्फेसाइज एनी वर्क विच इज़ डन बाय अ सब्जेक्ट, कि ये क्या करते हैं, एम्फेसाइज कर देते हैं किसी भी कार्य को जो किसके द्वारा किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा यानी कि कर्ता के द्वारा। अब बात करें एम्फेसाइज के मीनिंग की, बहुत से लोगों को एम्फेसाइज का मीनिंग नहीं पता होगा। तो इसका मीनिंग होता है जोर देना, किसी भी चीज़ पर जोर देना या फिर बल लगाना। क्या कहलाता है, एम्फेसाइज करना। क्या कहलाता है, एम्फेसाइज क्या करना, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है जोर देना या फिर बल लगाना। क्या कहलाता है, एम्फेसाइज कहलाता है। इसमें क्या किया जाता है, बल दिया जाता है किसके ऊपर, किसी कार्य के ऊपर जो किसके द्वारा किया जाता है, जो किया जाता है कर्ता के द्वारा। जैसे माई सेल्फ, इट सेल्फ, वो सभी के सभी प्रोनाउन आ जाएंगे इसमें। आई माई सेल्फ डू इट, आई डू इट, ठीक था, मैंने किया, लेकिन इस पर और बल दे दिया और जोर दे दिया कि मैंने इसे खुद से किया, मैंने इसे खुद से किया। या फिर ही हिमसेल्फ हर्ट हिम, ही हर्ट हिम, उसने खुद को चोट मारी, सही था, लेकिन जोर दे दिया कि इस पर कि उसने खुद नहीं उसको चोट मारी, कि उसने उसको चोट मार ली, ठीक है, उसने खुद को
चोट मार ली, सही था, लेकिन उस खुद ने ही खुद को चोट मार ली। अब इस पर जोर दे दिया, इस पर बल दे दिया, तो मतलब इसको इम्फेसाइज जो है कर दिया। तो अब जानेंगे हम इनके अंदर जो डिफरेंस क्या होता है। इनके अंदर का जो डिफरेंस है अभी हम जानने वाले हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और जो एम्फेटिक प्रोनाउन है उन दोनों के बीच का। अब जान लेते हैं हम इनके अंदर जो डिफरेंस होता है उसके बारे में, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो केम आफ्टर वर्ब, वो वर्ब के बाद में आता है, हमेशा वर्ब के बाद में आएगा। ये इसको याद रखने की ट्रिक है कि ये हमेशा वर्ब के बाद में आएगा। पहले कोई सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, फिर क्रिया होगी, वर्ब होगी, उसके बाद में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा वर्ब के बाद में आएगा। लेकिन जो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ये किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद में आता है, किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद में आता है। या तो ये किसी सब्जेक्ट के बाद में ही आ जाएगा या फिर ये ऑब्जेक्ट के बाद में आएगा। और अब इसके अगर मैं एग्ज़ाम्पल की अगर बात करूं, इनके अगर मैं एग्ज़ाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो इसके एग्ज़ाम्पल जो है अभी हम देखेंगे। तो पहले मैं आपको एम्फेटिक के जो एग्ज़ाम्पल से मैं आपको बता देता हूं। जैसे आई माई सेल्फ डू इट, आई माई सेल्फ डू इट। इसके अंदर क्या हुआ कि जो हमारा सब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट क्या था, आई था। आई सब्जेक्ट के बाद में क्या आ गया, ये प्रोनाउन आ गया। और एक कंडीशन याद रखिएगा कि यहाँ पर वर्ब का होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कोई नाउन और प्रोनाउन नहीं आएगा। इस वर्ब के साथ में कोई प्रेपोजिशन आ जाए और उसके बाद में अगर कोई प्रोनाउन आ जाए, सेल्फ लगा हो, प्लस में ऑब्जेक्ट हो, शुरू में सब्जेक्ट हो, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो और यहाँ पर क्या आ जाए, प्रोनाउन आ जाए जिसके पीछे सेल्फ या सेल्व्स लगाओ, तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये किसी वर्ब या फिर प्रेपोजिशन के बाद होगा और प्रेपोजिशन से पहले वर्ब होगी, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की खासियतें हैं। इसका एग्जाम्पल देखें तो हम ही केम बाय हिमसेल्फ, वह खुद के द्वारा आया, उसने और किसी से मदद नहीं ली। तो क्या हुआ, इसके अंदर जो ही था हमारा क्या था, सब्जेक्ट था। ही क्या था, सब्जेक्ट था। केम क्या थी, हमारी वर्ब थी। केम क्या थी, हमारी वर्ब थी। बाय क्या थी, तो बाय थी एक प्रेपोजिशन। बाय क्या थी, एक प्रेपोजिशन थी। और प्रेपोजिशन जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा है उसकी भी वीडियो हम जो है आगे लेकर आएंगे। तो अब बाय के बाद में हिम सेल्फ, जो कि सेल्फ लगा हुआ है, वो वर्ब प्लस में प्रेपोजिशन के साथ भी आ जाए तो भी वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और बात करें एम्फेटिक प्रोनाउन की तो उसमें सब्जेक्ट के साथ इस तरह से कोई भी सेल्फ या सेल्व्स वाला वर्ड जो है लगा होगा। क्या लगा होगा, कोई वर्ड जो है लगा होगा। तो अब हम देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल देखें तो ही हिमसेल्फ डू इट, ये भी इसका एक और एग्जाम्पल है एम्फेटिक प्रोनाउन का। और इसके और भी अगर हम एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एम्फेटिक प्रोनाउन का एक और एग्जाम्पल देखते हैं तो वो है ही सा पीएम, ही सा पीएम हिमसेल्फ।
ही सा पीएम हिमसेल्फ, उसने खुद से प्रधानमंत्री को देखा। किसको? प्राइम मिनिस्टर को उसने देखा खुद से। अब यहाँ पर सब्जेक्ट था ही, वर्ब थी सा, ऑब्जेक्ट था पीएम। ऑब्जेक्ट क्या था? पीएम। और पीएम जो ऑब्जेक्ट के साथ भी अगर लग जाए ना तो वो भी क्या होगा? इम्फेटिक प्रोनाउन होगा। इम्फेटिक प्रोनाउन जो है होगा जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद अगर सेल्फ या फिर सेल्व्स वाला कोई भी वर्ड आ जाए, कोई भी प्रोनाउन आ जाए जिसके अंदर सेल्फ हो या फिर सेल्व्स हो, वो क्या होगा? तो वो होगा इम्फेटिक प्रोनाउन। जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बाद में अगर कोई सेल्फ या सेल्व्स वाला प्रोनाउन आ जाता है तो वो होगा इम्फेटिक। और अगर वर्ब के बाद में या फिर वर्ब प्लस प्रेपोजिशन के साथ में अगर सेल्फ या सेल्व्स वाला कोई प्रोनाउन आ जाए तो वो क्या होगा? तो वो होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसी के साथ आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।